बहुत दूर आसमान के पार एक जादुई तारा था, नीला तारा। वहां की राजकुमारी का नाम था एलिना। एलिना के पास एक अनोखी शक्ति थी। वो धरती के बच्चों के सपनों को देख सकती थी। हर रात वह अपने तारे से झांकती और देखती कि कौन बच्चा क्या सपना देख रहा है। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सपना दिखा। एक छोटी लड़की जिया रो रही थी और कह रही थी, काश मेरी माँ फिर से मुस्कुरा पाती। एलिना को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह जान गई कि जिया की माँ बहुत बीमार है और घर में खुशियां खत्म हो गई हैं। राजकुमारी एलिना ने तुरंत अपने तारे के फूलों से एक चमकीली सपनों की धूल बनाई और धरती पर उड़ते हुए जिया के घर पहुंची। जिया उस समय सो रही थी। परी ने जिया के माथे को छुआ और कहा, तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ा जादू है। अपनी माँ को रोज एक नई कहानी सुनाना और देखना, चमत्कार होगा। सुबह जब जिया उठी, उसे लगा जैसे कुछ सपना देखा हो। फिर उसने माँ को एक प्यारी सी कहानी सुनाई, एक परी की, एक राजकुमारी की, एक माँ बेटी की। हर दिन वो ऐसा करने लगी। धीरे धीरे माँ की तबीयत ठीक होने लगी। वो मुस्कुराने लगी और घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। उधर नीले तारे पर बैठी एलिना मुस्कुरा रही थी। उसने आसमान में एक चमकीला सितारा और जला दिया, खुशियों का तारा। अब हर रात जब कोई बच्चा उदास होता है तो नीले तारे की राजकुमारी चुपचाप उसके सपने में आती है और खुशियां छोड़ जाती है। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ था जो बाकी पेड़ों से अलग था। उसका तना सोने जैसा चमकता था और पत्तियां चांदी जैसी झिलमिलाती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो इच्छा पूरी करने वाला पेड़ है। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था आरव। वह बहुत ही ईमानदार लेकिन गरीब था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते वह थक गया और उस चमकते पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। तभी पेड़ के ऊपर से एक छोटी सी आवाज आई, आरव, तुम्हारा दिल साफ है, एक सच्ची इच्छा मांगो। आरव चौंक कर उठ गया और ऊपर देखा। एक छोटी सी नीली परी हवा में उड़ रही थी। आरव ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को कभी कोई दुख न हो और गांव के बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। परी मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी नहीं, दूसरों की इच्छा मांगी, इसलिए तुम्हें 2 इनाम मिलेंगे। अगले दिन आरव जब घर लौटा तो देखा कि उनका छोटा सा घर अब एक सुंदर सा झोपड़ी महल बन चुका था। खाने पीने की चीजें घर में भर गई थी और गांव में एक चमत्कार हुआ। हर बच्चे को खाना मिलने लगा और खेतों में फसलें लहराने लगी। लोग हैरान थे, लेकिन आरव जानता था ये सब इच्छा पूरी करने वाले पेड़ और उस प्यारी सी परी की वजह से था। उस दिन से आरव हर रोज जंगल जाता और पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ एक बात कहता, सब खुश रहें। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ था जो बाकी पेड़ों से अलग था। उसका तना सोने जैसा चमकता था और पत्तियां चांदी जैसी झिलमिलाती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो इच्छा पूरी करने वाला पेड़ है। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था आरव। वह बहुत ही ईमानदार लेकिन गरीब था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते वह थक गया और उस चमकते पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। तभी पेड़ के ऊपर से एक छोटी सी आवाज आई, आरव, तुम्हारा दिल साफ है, एक सच्ची इच्छा मांगो। आरव चौंक कर उठ गया और ऊपर देखा। एक छोटी सी नीली परी हवा में उड़ रही थी। आरव ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को कभी कोई दुख न हो और गांव के बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। परी मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी नहीं, दूसरों की इच्छा मांगी, इसलिए तुम्हें 2 इनाम मिलेंगे। अगले दिन आरव जब घर लौटा तो देखा कि उनका छोटा सा घर अब एक सुंदर सा झोपड़ी महल बन चुका था। खाने पीने की चीजें घर में भर गई थी और गांव में एक चमत्कार हुआ। हर बच्चे को खाना मिलने लगा और खेतों में फसलें लहराने लगी। लोग हैरान थे, लेकिन आरव जानता था ये सब इच्छा पूरी करने वाले पेड़ और उस प्यारी सी परी की वजह से था। उस दिन से आरव हर रोज जंगल जाता और पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ एक बात कहता, सब खुश रहें। बहुत दूर आसमान के पार एक जादुई तारा था, नीला तारा। वहां की राजकुमारी का नाम था एलिना। एलिना के पास एक अनोखी शक्ति थी। वो धरती के बच्चों के सपनों को देख सकती थी। हर रात वह अपने तारे से झांकती और देखती कि कौन बच्चा क्या सपना देख रहा है। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सपना दिखा। एक छोटी लड़की जिया रो रही थी और कह रही थी, काश मेरी माँ फिर से मुस्कुरा पाती। एलिना को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह जान गई कि जिया की माँ बहुत बीमार है और घर में खुशियां खत्म हो गई हैं। राजकुमारी एलिना ने तुरंत अपने तारे के फूलों से एक चमकीली सपनों की धूल बनाई और धरती पर उड़ते हुए जिया के घर पहुंची। जिया उस समय सो रही थी। परी ने जिया के माथे को छुआ और कहा, तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ा जादू है। अपनी माँ को रोज एक नई कहानी सुनाना और देखना, चमत्कार होगा। सुबह जब जिया उठी, उसे लगा जैसे कुछ सपना देखा हो। फिर उसने माँ को एक प्यारी सी कहानी सुनाई, एक परी की, एक राजकुमारी की, एक माँ बेटी की। हर दिन वो ऐसा करने लगी। धीरे धीरे माँ की तबीयत ठीक होने लगी। वो मुस्कुराने लगी और घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। उधर नीले तारे पर बैठी एलिना मुस्कुरा रही थी।
उसने आसमान में एक चमकीला सितारा और जला दिया, खुशियों का तारा। अब हर रात जब कोई बच्चा उदास होता है तो नीले तारे की राजकुमारी चुपचाप उसके सपने में आती है और खुशियां छोड़ जाती है। नन्हा चूजा और बड़ा सपना। एक छोटे से गांव में एक नन्हा चूजा रहता था। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें सीखना चाहता था। लेकिन एक समस्या थी, चिंकी उड़ नहीं सकता था, जबकि वह आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना देखता था। काश मैं भी चिड़ियों की तरह आसमान में उड़ सकता, वह हर रोज अपने दोस्तों से कहता। उसका दोस्त खरगोश गोलू हंसकर कहता, चिंकी तुम मुर्गी के बच्चे हो, तुम उड़ नहीं सकते। लेकिन चिंकी हार मानने वाला नहीं था। वह रोज अपनी छोटी छोटी पंखों को फड़फड़ाता और उड़ने की कोशिश करता। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा हर किसी की अपनी खूबियां होती है, उड़ना सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं, सपनों के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन चिंकी को विश्वास था कि वह एक दिन जरूर उड़ सकेगा। एक दिन चिंकी ने गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की सोची। वह धीरे धीरे अपनी छोटी टांगों से उछक कर ऊपर चढ़ने लगा। वहां बैठी गौरैया ने उसे देखा और बोली, अरे चिंकी तुम यहाँ क्यों आए हो? चिंकी ने उत्साह से कहा, मैं यहाँ से उड़ान भरने वाला हूँ। गौरैया हंस पड़ी, उड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन पंख भी मजबूत होने चाहिए। लेकिन चिंकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गहरी सांस ली और कूद गया। धप्पा, वह नीचे गिरे बिना एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंच गया। अरे मैं थोड़ा थोड़ा उड़ गया, चिंकी खुशी से चिल्लाया। अब उसे यकीन हो गया कि मेहनत करने से कुछ भी मुमकिन है। चिंकी ने रोज मेहनत की। वह अपने पंख और टांगों को मजबूत करने के लिए दौड़ता, कूदता और हर दिन छोटी छोटी छलांग लगाता। कुछ हफ्तों बाद वह एक ऊंचे पत्थर से कूदा और हवा में थोड़ी देर तक टिक गया। अब उसके दोस्त भी उसे प्रोत्साहित करने लगे। एक दिन जब तेज हवा चली, चिंकी ने अपने पंख फैलाए और वह सच में उड़ने लगा। थोड़ा ही सही, लेकिन उसका सपना सच हो गया था। उस दिन सभी ने सीखा कि मेहनत और विश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। शिक्षा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चिंकी एक नन्ही गिलहरी थी जो बहुत चंचल और बुद्धिमान थी। एक दिन खेलते खेलते उसे जंगल में एक चमकता हुआ बीज मिला। वह बीज आम नहीं था, बल्कि जादुई था। चिंकी ने वह बीज अपनी माँ को दिखाया। माँ ने कहा, इसे मिट्टी में दबा दो और रोज पानी दो। चिंकी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में वहां एक सुंदर पेड़ उगाया, जिसकी पत्तियां सुनहरी थी और उस पर रंग बिरंगे फल लगे थे। जंगल के सभी जानवर उस पेड़ को देखने आए। जब उन्होंने फल खाए तो वे खुशी और ताकत से भर गए। यह देखकर सब बहुत खुश हुए। लेकिन एक लालची लोमड़ी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मेरा हो जाए तो मैं जंगल की सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगी। रात में लोमड़ी चुपके से आई और पेड़ को उखाड़ने लगी। जैसे ही उसने तना पकड़ा, पेड़ चमकने लगा और एक आवाज आई, जो लालच करेगा उसे सजा मिलेगी। अचानक लोमड़ी के पंजे पेड़ से चिपक गए। सुबह जंगल के जानवर वहां आए और लोमड़ी को देखकर हंसने लगे। चिंकी ने कहा, जो चीजें सभी के लिए बनी हैं, उन पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। लोमड़ी ने माफी मांगी, तब पेड़ ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद जंगल में सभी जानवर मिल बांटकर फल खाने लगे। चिंकी की बुद्धिमानी से जंगल में खुशी और प्रेम बना रहा और जादुई पेड़ सबका पसंदीदा बन गया। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। इस गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। लेकिन जंगल के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां कहीं एक जादुई खजाना छिपा है जिसे पाने वाला कोई भी बहुत शक्तिशाली और अमीर हो जाएगा। लेकिन कोई भी उस खजाने तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि जंगल में कई रहस्यमय चुनौतियां थीं। गांव में 4 दोस्त रहते थे, नीलू, चीकू, गिल्लू और पिंकी। चारों बहुत ही साहसी और चतुर थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने उन्हें उस जादुई खजाने की कहानी सुनाई। नीलू ने उत्साहित होकर कहा, क्यों न हम इस खजाने को खोजने निकलें। बाकी तीनों भी बहुत खुश हुए और अगले ही दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चलते चलते वे एक बड़े घने पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे उसके पास गए, पेड़ खुद ब खुद बोल पड़ा, रुको, आगे बढ़ने से पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। अगर सही जवाब दिया तो आगे जाने दूंगा, वरना तुम्हें लौटना पड़ेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वे तैयार हो गए। पेड़ ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतनी ही हल्की होती जाती है? गिल्लू ने झट से जवाब दिया, धुआं। पेड़ हिलने लगा और मुस्कुराकर बोला, सही उत्तर, तुम आगे जा सकते हो। आगे बढ़ते ही वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक चालाक लोमड़ी बैठी थी। उसने कहा, अगर तुम्हें यह पुल पार करना है तो मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। बच्चों ने सहमति जताई। लोमड़ी ने पहले पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और रात में 3 पैरों पर? पिंकी ने तुरंत कहा, इंसान। बच्चा 4 पैरों पर चलता है, बड़ा होकर 2 पैरों पर और बूढ़ा होने पर लाठी के सहारे 3 पैरों पर। लोमड़ी मुस्कुराई और दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना हिले डुले पूरी दुनिया में घूम सकती है? चीकू ने जवाब दिया, सोच और कल्पना। लोमड़ी ने खुशी से सिर हिलाया और आखिरी सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर कोई आवाज नहीं करती? नीलू ने तुरंत कहा, चुप्पी। लोमड़ी हंस पड़ी और पुल पार करने का रास्ता दे दिया। पुल पार करते ही बच्चों को एक अंधेरी गुफा मिली। गुफा के बाहर लिखा था, जो अंदर जाएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। बच्चों ने हिम्मत दिखाई और गुफा के अंदर चले गए।
वहां 4 अलग अलग रास्ते थे और जैसे ही वे अलग हुए उनके सामने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आ गई। नीलू को अंधेरे से डर लगता था और वह पूरी तरह अंधकार में घिर गई, लेकिन उसने अपने डर का सामना किया और हिम्मत से आगे बढ़ी। चीकू को ऊंचाई से डर लगता था और उसे एक संकरी ऊंची रस्सी पर चलना पड़ा। उसने डर को हराकर संतुलन बनाया और आगे बढ़ा। गिल्लू को अकेले रहने से डर लगता था। उसे एक ऐसी जगह छोड़ दिया गया जहां कुछ समय तक कोई नहीं था, लेकिन उसने खुद को संभाला और आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला। पिंकी को हारने से डर लगता था। उसे एक खेल खेलना पड़ा जिसमें हारने का खतरा था, लेकिन उसने सीखा कि हारने से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब चारों बच्चे अपनी अपनी कमजोरियों को हरा चुके थे तो गुफा का दरवाजा खुल गया और वे बाहर आ गए। गुफा से बाहर निकलते ही बच्चों को एक चमकता हुआ बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। उन्होंने उसे खोला तो अंदर उन्हें सोने चांदी के गहने नहीं मिले बल्कि 4 कांच के गोले थे। जैसे ही उन्होंने उन गोलों को छुआ एक आवाज आई, बच्चों, तुमने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से इन चुनौतियों को पार किया। यही तुम्हारा असली खजाना है, ज्ञान, आत्मविश्वास, धैर्य और दोस्ती। चारों बच्चों ने समझ लिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि वे गुण हैं जो इंसान को सच्चा विजेता बनाते हैं। वे खुशी खुशी गांव लौट आए और वहां के लोगों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की खूब तारीफ की और सभी बच्चों ने उनसे सीखा कि सच्ची दौलत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी अच्छाइयों में होती है। नन्हा चूजा और बड़ा सपना। एक छोटे से गांव में एक नन्हा चूजा रहता था। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें सीखना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी, चिंकी उड़ नहीं सकता था, जबकि वह आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना देखता था। काश मैं भी चिड़ियों की तरह आसमान में उड़ सकता, वह हर रोज अपने दोस्तों से कहता। उसका दोस्त खरगोश गोलू हंसकर कहता, चिंकी तुम मुर्गी के बच्चे हो, तुम उड़ नहीं सकते। लेकिन चिंकी हार मानने वाला नहीं था। वह रोज अपनी छोटी छोटी पंखों को फड़फड़ाता और उड़ने की कोशिश करता। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा हर किसी की अपनी खूबियां होती है, उड़ना सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं सपनों के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन चिंकी को विश्वास था कि वह एक दिन जरूर उड़ सकेगा। एक दिन चिंकी ने गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की सोची। वह धीरे धीरे अपनी छोटी टांगों से उचक कर ऊपर चढ़ने लगा। वहां बैठी गौरैया ने उसे देखा और बोली, अरे चिंकी तुम यहाँ क्यों आए हो? चिंकी ने उत्साह से कहा, मैं यहाँ से उड़ान भरने वाला हूँ। गौरैया हंस पड़ी, उड़ने के लिए हिम्मत चाहिए लेकिन पंख भी मजबूत होने चाहिए। लेकिन चिंकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गहरी सांस ली और कूद गया। धप्पा, वह नीचे गिरे बिना एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंच गया। अरे मैं थोड़ा थोड़ा उड़ गया, चिंकी खुशी से चिल्लाया। अब उसे यकीन हो गया कि मेहनत करने से कुछ भी मुमकिन है। चिंकी ने रोज मेहनत की। वह अपने पंख और टांगों को मजबूत करने के लिए दौड़ता, कूदता और हर दिन छोटी छोटी छलांग लगाता। कुछ हफ्तों बाद वह एक ऊंचे पत्थर से कूदा और हवा में थोड़ी देर तक टिक गया। अब उसके दोस्त भी उसे प्रोत्साहित करने लगे। एक दिन जब तेज हवा चली, चिंकी ने अपने पंख फैलाए और वह सच में उड़ने लगा। थोड़ा ही सही, लेकिन उसका सपना सच हो गया था। उस दिन सभी ने सीखा कि मेहनत और विश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। शिक्षा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चिंकी एक नन्ही गिलहरी थी जो बहुत चंचल और बुद्धिमान थी। एक दिन खेलते खेलते उसे जंगल में एक चमकता हुआ बीज मिला। वह बीज आम नहीं था बल्कि जादुई था। चिंकी ने वह बीज अपनी माँ को दिखाया। माँ ने कहा, इसे मिट्टी में दबा दो और रोज पानी दो। चिंकी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में वहां एक सुंदर पेड़ उगाया जिसकी पत्तियां सुनहरी थी और उस पर रंग बिरंगे फल लगे थे। जंगल के सभी जानवर उस पेड़ को देखने आए। जब उन्होंने फल खाए तो वे खुशी और ताकत से भर गए। यह देखकर सब बहुत खुश हुए, लेकिन एक लालची लोमड़ी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मेरा हो जाए तो मैं जंगल की सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगी। रात में लोमड़ी चुपके से आई और पेड़ को उखाड़ने लगी। जैसे ही उसने तना पकड़ा, पेड़ चमकने लगा और एक आवाज आई, जो लालच करेगा उसे सजा मिलेगी। अचानक लोमड़ी के पंजे पेड़ से चिपक गए। सुबह जंगल के जानवर वहां आए और लोमड़ी को देखकर हंसने लगे। चिंकी ने कहा, जो चीजें सभी के लिए बनी हैं, उन पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। लोमड़ी ने माफी मांगी, तब पेड़ ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद जंगल में सभी जानवर मिल बांटकर फल खाने लगे। चिंकी की बुद्धिमानी से जंगल में खुशी और प्रेम बना रहा और जादुई पेड़ सबका पसंदीदा बन गया। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। इस गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। लेकिन जंगल के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां कहीं एक जादुई खजाना छिपा है जिसे पाने वाला कोई भी बहुत शक्तिशाली और अमीर हो जाएगा। लेकिन कोई भी उस खजाने तक नहीं पहुंच पाया था क्योंकि जंगल में कई रहस्यमय चुनौतियां थीं। गांव में 4 दोस्त रहते थे, नीलू, चीकू, गिल्लू और पिंकी। चारों बहुत ही साहसी और चतुर थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने उन्हें उस जादुई खजाने की कहानी सुनाई। नीलू ने उत्साहित होकर कहा, क्यों न हम इस खजाने को खोजने निकलें। बाकी तीनों भी बहुत खुश हुए और अगले ही दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चलते चलते वे एक बड़े घने पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे उसके पास गए, पेड़ खुद ब खुद बोल पड़ा, रुको, आगे बढ़ने से पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। अगर सही जवाब दिया तो आगे जाने दूंगा, वरना तुम्हें लौटना पड़ेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वे तैयार हो गए।
पेड़ ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतनी ही हल्की होती जाती है? गिल्लू ने झट से जवाब दिया, धुआं। पेड़ हिलने लगा और मुस्कुराकर बोला, सही उत्तर। तुम आगे जा सकते हो। आगे बढ़ते ही वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक चालाक लोमड़ी बैठी थी। उसने कहा, अगर तुम्हें यह पुल पार करना है तो मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। बच्चों ने सहमति जताई। लोमड़ी ने पहले पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और रात में 3 पैरों पर? टिंकी ने तुरंत कहा, इंसान। बच्चा 4 पैरों पर चलता है, बड़ा होकर 2 पैरों पर और बूढ़ा होने पर लाठी के सहारे 3 पैरों पर। लोमड़ी मुस्कुराई और दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना हिले डुले पूरी दुनिया में घूम सकती है? चीकू ने जवाब दिया, सोच और कल्पना। लोमड़ी ने खुशी से सिर हिलाया और आखिरी सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर कोई आवाज नहीं करती? नीलू ने तुरंत कहा, चुप्पी। लोमड़ी हंस पड़ी और पुल पार करने का रास्ता दे दिया। पुल पार करते ही बच्चों को एक अंधेरी गुफा मिली। गुफा के बाहर लिखा था, जो अंदर जाएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। बच्चों ने हिम्मत दिखाई और गुफा के अंदर चले गए। वहां 4 अलग अलग रास्ते थे और जैसे ही वे अलग हुए उनके सामने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आ गई। नीलू को अंधेरे से डर लगता था और वह पूरी तरह अंधकार में घिर गई, लेकिन उसने अपने डर का सामना किया और हिम्मत से आगे बढ़ी। चीकू को ऊंचाई से डर लगता था और उसे एक संकरी ऊंची रस्सी पर चलना पड़ा। उसने डर को हराकर संतुलन बनाया और आगे बढ़ा। गिल्लू को अकेले रहने से डर लगता था। उसे एक ऐसी जगह छोड़ दिया गया जहां कुछ समय तक कोई नहीं था, लेकिन उसने खुद को संभाला और आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला। पिंकी को हारने से डर लगता था। उसे एक खेल खेलना पड़ा जिसमें हारने का खतरा था, लेकिन उसने सीखा कि हारने से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब चारों बच्चे अपनी अपनी कमजोरियों को हरा चुके थे तो गुफा का दरवाजा खुल गया और वे बाहर आ गए। गुफा से बाहर निकलते ही बच्चों को एक चमकता हुआ बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। उन्होंने उसे खोला तो अंदर उन्हें सोने चांदी के गहने नहीं मिले बल्कि 4 कांच के गोले थे। जैसे ही उन्होंने उन गोलों को छुआ एक आवाज आई, बच्चों, तुमने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से इन चुनौतियों को पार किया। यही तुम्हारा असली खजाना है, ज्ञान, आत्मविश्वास, धैर्य और दोस्ती। चारों बच्चों ने समझ लिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि वे गुण हैं जो इंसान को सच्चा विजेता बनाते हैं। वे खुशी खुशी गांव लौट आए और वहां के लोगों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की खूब तारीफ की और सभी बच्चों ने उनसे सीखा कि सच्ची दौलत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी अच्छाइयों में होती है। एक बड़े जंगल में एक प्यारा सा हाथी रहता था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू हाथी बहुत अच्छा और मिलनसार था, लेकिन उसके पास एक अनोखी चीज थी, रंग बिरंगे गुब्बारों का झोला। गप्पू रोज सुबह उठता और अपने झोले से तरह तरह के गुब्बारे निकालकर उन्हें फुलाता। कोई लाल, कोई नीला, कोई हरा तो कोई पीला। फिर वह सब जानवरों में बांट देता। सब जानवर बहुत खुश हो जाते। एक दिन जंगल में एक चालाक बंदर आया। उसका नाम था चिंपू। चिंपू ने देखा कि गप्पू के पास इतने सारे गुब्बारे हैं और सभी जानवर उसे पसंद करते हैं। चिंपू को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी ये गुब्बारे हों तो सब जानवर मुझे पसंद करेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, चिंपू चुपके से गप्पू के घर पहुंचा और उसके गुब्बारों का झोला उठा ले गया। सुबह जब गप्पू उठकर गुब्बारे फुलाने गया तो देखा कि झोला गायब है। वह बहुत उदास हो गया। सारे जानवर भी दुखी हो गए। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, देखो मेरे पास कितने गुब्बारे हैं। सबने ऊपर देखा, चिंपू बंदर गुब्बारों के साथ खेल रहा था। गप्पू ने नरम आवाज में कहा, चिंपू, गुब्बारे तो हम सब मिलकर बांटते हैं। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें भी दे देता। चिंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ से नीचे आया और बोला, माफ करना गप्पू। मैंने सोचा अगर मेरे पास सब गुब्बारे होंगे तो सब मुझे पसंद करेंगे। गप्पू मुस्कुराया और बोला, पसंद करने के लिए चीजें नहीं, अच्छा दिल चाहिए। चिंपू ने झोला वापस कर दिया। गप्पू ने उसे गले लगाया और कहा, अब से हम सब मिलकर गुब्बारों से खेलेंगे। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बन गया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और चिंपू भी अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। सीख, लालच से दोस्त नहीं बनते, मिल बांट कर रहना सबसे अच्छा होता है। भोलू एक बहुत ही नटखट और आलसी लड़का था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह मम्मी उठाती
तो बहाने बनाने लगता। माँ, पेट में दर्द है, आज बारिश आएगी। मेरी किताबें खुद ही भाग गईं, लेकिन मम्मी हर दिन उसकी चालाकी पकड़ लेती। एक दिन भोलू अपने पुराने सामान वाले बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुरानी रंग बिरंगी टोपी मिली। उसने वो टोपी पहन ली और मस्ती में आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी टोपी से आवाज आई, ओ भोलू, तू बड़ा ही आलसी निकला। भोलू चौंक पड़ा। टोपी बोल कैसे रही है? टोपी फिर बोली, मैं जादुई टोपी हूँ, जो सच है वो मुंह पर बोल देती हूँ। भोलू ने सोचा, वाह, अब तो इसका मजा आएगा। उसने टोपी पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला दिन मास्टर जी ने पूछा, भोलू, होमवर्क किया? टोपी फट से बोल पड़ी, नहीं। भोलू तो कल मोबाइल पर कार्टून देख रहा था। पूरी क्लास हंसी में लोटपोट। भोलू शर्म से लाल। दूसरे दिन मम्मी ने पूछा, भोलू, दूध पिया? टोपी फिर बोल पड़ी, नहीं। इसने दूध को पौधे में डाल दिया। मम्मी ने भोलू को घूरा। भोलू परेशान। अब भोलू ने सोचा, इस टोपी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो टोपी उतारकर बगीचे में छिपाने लगा, लेकिन टोपी बोली, अरे भाई, सच्चाई से भाग नहीं सकते। भोलू हार मान गया। उसने सोचा, जब टोपी हर बार मेरी पोल खोल देती है तो क्यों ना सही काम करना शुरू कर दूं। अब भोलू समय पर उठता, स्कूल जाता, होमवर्क करता और दूध भी पीता। मम्मी पापा हैरान। एक दिन मास्टर जी बोले, भोलू, तुम तो बहुत सुधर गए। टोपी भी खुश होकर बोली, अब तो भोलू समझदार बन गया है। धीरे धीरे भोलू को बिना टोपी के भी सच बोलने और अच्छे काम करने में मजा आने लगा। उसने टोपी को अलमारी में रख दिया और कहा, अब मैं खुद ही अपनी सच्चाई का सामना करूंगा। टोपी मुस्कुराई और बोली, शाबाश भोलू। साहिल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। एक बार वह हिमाचल के एक छोटे से गांव में घूमने गया। वहां उसे एक पुरानी हवेली दिखी, बड़ी, सुनसान और डरावनी। गांव वालों ने बताया, उस हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। साहिल तो जिज्ञासु था, डर नहीं लगता था उसे। उसने तय किया कि वहीं एक रात रुकेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों से पुरानी आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साहिल कैमरा लेकर घूमता रहा। फिर उसे वो आखिरी कमरा दिखा। दरवाजे पर ताला था, पर जंग लगा हुआ। ताले को थोड़ा सा झटका दिया और दरवाजा चर्रर करके खुल गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक शीशा और दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर एक आदमी की, जिसकी आंखें असल जैसी लग रही थीं। साहिल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और शीशा कांपने लगा। कमरे का तापमान गिर गया। तभी साहिल को एक आवाज सुनाई दी, तू क्यों आया? जिसको सबने भुला दिया वो लौटना नहीं चाहता। साहिल कांप गया। शीशे में देखा, वहां कोई खड़ा था जो पीछे नहीं था। वही आदमी जो तस्वीर में था। वो चीख पड़ा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था इसी कमरे में। अब हर आने वाले को वही डर दिखाता हूं जो मैंने सहा। कमरा फिर से थरथराने लगा। साहिल ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागा। अगली सुबह वो होश में आया, बिल्कुल जंगल में, हवेली से दूर। उसने कैमरा चेक किया, पर जो भी रिकॉर्ड किया था सब डिलीट था। सिर्फ एक फोटो बची थी, उस कमरे की तस्वीर, और उसके पीछे खड़ा वो शख्स। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक अजीब प्राणी रहता था, आधा इंसान और आधा राक्षस। उसकी लाल आंखें चमकती थी, नुकीले दांत थे और उसके हाथों में तेज नाखून थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग डर के कारण जंगल में जाने से बचते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का अर्जुन जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच बढ़ता गया, जब तक कि उसने एक गुफा नहीं देखी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह प्राणी अर्जुन को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि दुहक और अकेलापन झलक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम विक्रांत है। मैं आधा इंसान हूँ और आधा राक्षस। यह श्राप मुझे बचपन में ही मिला था। गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रांत खतरनाक नहीं था, बल्कि वह इंसानों से प्यार करता था। उसने गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कोई उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। तभी जंगल से एक जोरदार गरज सुनाई दी। विक्रांत गांव की रक्षा के लिए आ गया था। अपनी असाधारण शक्ति से उसने डाकुओं को भगा दिया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि विक्रांत कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनका रक्षक था। उन्होंने उसे गले लगाया और पहली बार विक्रांत ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। तब से वह गांव का पहरेदार बन गया, आधा राक्षस होते हुए भी पूरी तरह इंसान। एक बड़े जंगल में एक प्यारा सा हाथी रहता था, जिसका नाम था गप्पू।
गप्पू हाथी बहुत अच्छा और मिलनसार था, लेकिन उसके पास एक अनोखी चीज थी, रंग बिरंगे गुब्बारों का झोला। गप्पू रोज सुबह उठता और अपने झोले से तरह तरह के गुब्बारे निकालकर उन्हें फुलाता। कोई लाल, कोई नीला, कोई हरा तो कोई पीला। फिर वह सब जानवरों में बांट देता। सब जानवर बहुत खुश हो जाते। एक दिन जंगल में एक चालाक बंदर आया। उसका नाम था चिंपू। चिंपू ने देखा कि गप्पू के पास इतने सारे गुब्बारे हैं और सभी जानवर उसे पसंद करते हैं। चिंपू को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी ये गुब्बारे हों तो सब जानवर मुझे पसंद करेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, चिंपू चुपके से गप्पू के घर पहुंचा और उसके गुब्बारों का झोला उठा ले गया। सुबह जब गप्पू उठकर गुब्बारे फुलाने गया तो देखा कि झोला गायब है। वह बहुत उदास हो गया। सारे जानवर भी दुखी हो गए। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, देखो मेरे पास कितने गुब्बारे हैं। सबने ऊपर देखा, चिंपू बंदर गुब्बारों के साथ खेल रहा था। गप्पू ने नरम आवाज में कहा, चिंपू, गुब्बारे तो हम सब मिलकर बांटते हैं। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें भी दे देता। चिंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ से नीचे आया और बोला, माफ करना गप्पू। मैंने सोचा, अगर मेरे पास सब गुब्बारे होंगे तो सब मुझे पसंद करेंगे। गप्पू मुस्कुराया और बोला, पसंद करने के लिए चीजें नहीं, अच्छा दिल चाहिए। चिंपू ने झोला वापस कर दिया। गप्पू ने उसे गले लगाया और कहा, अब से हम सब मिलकर गुब्बारों से खेलेंगे। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बन गया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और चिंपू भी अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। सीख, लालच से दोस्त नहीं बनते, मिल बांट कर रहना सबसे अच्छा होता है। भोलू एक बहुत ही नटखट और आलसी लड़का था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह मम्मी उठाती तो बहाने बनाने लगता, माँ पेट में दर्द है, आज बारिश आएगी। मेरी किताबें खुद ही भाग गईं, लेकिन मम्मी हर दिन उसकी चालाकी पकड़ लेती। एक दिन भोलू अपने पुराने सामान वाले बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुरानी रंग बिरंगी टोपी मिली। उसने वो टोपी पहन ली और मस्ती में आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी टोपी से आवाज आई, ओ भोलू, तू बड़ा ही आलसी निकला। भोलू चौंक पड़ा। टोपी बोल कैसे रही है? टोपी फिर बोली, मैं जादुई टोपी हूँ, जो सच है वो मुंह पर बोल देती हूँ। भोलू ने सोचा, वाह, अब तो इसका मजा आएगा। उसने टोपी पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला दिन मास्टर जी ने पूछा, भोलू होमवर्क किया? टोपी फट से बोल पड़ी, नहीं। भोलू तो कल मोबाइल पर कार्टून देख रहा था। पूरी क्लास हंसी में लोटपोट। भोलू शर्म से लाल। दूसरे दिन मम्मी ने पूछा, भोलू दूध पिया? टोपी फिर बोल पड़ी, नहीं। इसने दूध को पौधे में डाल दिया। मम्मी ने भोलू को घूरा। भोलू परेशान। अब भोलू ने सोचा, इस टोपी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो टोपी उतारकर बगीचे में छिपाने लगा, लेकिन टोपी बोली, अरे भाई, सच्चाई से भाग नहीं सकते। भोलू हार मान गया। उसने सोचा, जब टोपी हर बार मेरी पोल खोल देती है तो क्यों ना सही काम करना शुरू कर दूं। अब भोलू समय पर उठता, स्कूल जाता, होमवर्क करता और दूध भी पीता। मम्मी पापा हैरान। एक दिन मास्टर जी बोले, भोलू तुम तो बहुत सुधर गए। टोपी भी खुश होकर बोली, अब तो भोलू समझदार बन गया है। धीरे धीरे भोलू को बिना टोपी के भी सच बोलने और अच्छे काम करने में मजा आने लगा। उसने टोपी को अलमारी में रख दिया और कहा, अब मैं खुद ही अपनी सच्चाई का सामना करूंगा। टोपी मुस्कुराई और बोली, शाबाश भोलू। साहिल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। एक बार वह हिमाचल के एक छोटे से गांव में घूमने गया। वहां उसे एक पुरानी हवेली दिखी, बड़ी सुनसान और डरावनी। गांव वालों ने बताया, उस हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। साहिल तो जिज्ञासु था, डर नहीं लगता था उसे। उसने तय किया कि वहीं एक रात रुकेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों से पुरानी आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साहिल कैमरा लेकर घूमता रहा। फिर उसे वो आखिरी कमरा दिखा। दरवाजे पर ताला था, पर जंग लगा हुआ। ताले को थोड़ा सा झटका दिया और दरवाजा चर्रर करके खुल गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक शीशा और दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर एक आदमी की, जिसकी आंखें असल जैसी लग रही थीं। साहिल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की।
तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और शीशा कांपने लगा। कमरे का तापमान गिर गया। तभी साहिल को एक आवाज सुनाई दी, तू क्यों आया? जिसको सबने भुला दिया वो लौटना नहीं चाहता। साहिल कांप गया। शीशे में देखा, वहां कोई खड़ा था जो पीछे नहीं था। वही आदमी जो तस्वीर में था। वो चीख पड़ा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था इसी कमरे में। अब हर आने वाले को वही डर दिखाता हूं जो मैंने सहा। कमरा फिर से थरथराने लगा। साहिल ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागा। अगली सुबह वो होश में आया, बिल्कुल जंगल में, हवेली से दूर। उसने कैमरा चेक किया, पर जो भी रिकॉर्ड किया था सब डिलीट था। सिर्फ एक फोटो बची थी, उस कमरे की तस्वीर, और उसके पीछे खड़ा वो शख्स। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक अजीब प्राणी रहता था, आधा इंसान और आधा राक्षस। उसकी लाल आंखें चमकती थी, नुकीले दांत थे और उसके हाथों में तेज नाखून थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग डर के कारण जंगल में जाने से बचते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का अर्जुन जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच बढ़ता गया, जब तक कि उसने एक गुफा नहीं देखी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह प्राणी अर्जुन को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि दुहक और अकेलापन झलक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम विक्रांत है। मैं आधा इंसान हूँ और आधा राक्षस। यह श्राप मुझे बचपन में ही मिला था। गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रांत खतरनाक नहीं था, बल्कि वह इंसानों से प्यार करता था। उसने गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कोई उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। तभी जंगल से एक जोरदार गरज सुनाई दी। विक्रांत गांव की रक्षा के लिए आ गया था। अपनी असाधारण शक्ति से उसने डाकुओं को भगा दिया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि विक्रांत कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनका रक्षक था। उन्होंने उसे गले लगाया और पहली बार विक्रांत ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। तब से वह गांव का पहरेदार बन गया, आधा राक्षस होते हुए भी पूरी तरह इंसान। एक बड़े जंगल में एक प्यारा सा हाथी रहता था, जिसका नाम था गप्पू। गप्पू हाथी बहुत अच्छा और मिलनसार था, लेकिन उसके पास एक अनोखी चीज थी, रंग बिरंगे गुब्बारों का झोला। गप्पू रोज सुबह उठता और अपने झोले से तरह तरह के गुब्बारे निकालकर उन्हें फुलाता। कोई लाल, कोई नीला, कोई हरा तो कोई पीला। फिर वह सब जानवरों में बांट देता। सब जानवर बहुत खुश हो जाते। एक दिन जंगल में एक चालाक बंदर आया। उसका नाम था चिंपू। चिंपू ने देखा कि गप्पू के पास इतने सारे गुब्बारे हैं और सभी जानवर उसे पसंद करते हैं। चिंपू को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी ये गुब्बारे हों तो सब जानवर मुझे पसंद करेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, चिंपू चुपके से गप्पू के घर पहुंचा और उसके गुब्बारों का झोला उठा ले गया। सुबह जब गप्पू उठकर गुब्बारे फुलाने गया तो देखा कि झोला गायब है। वह बहुत उदास हो गया। सारे जानवर भी दुखी हो गए। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, देखो मेरे पास कितने गुब्बारे हैं। सबने ऊपर देखा, चिंपू बंदर गुब्बारों के साथ खेल रहा था। गप्पू ने नरम आवाज में कहा, चिंपू, गुब्बारे तो हम सब मिलकर बांटते हैं। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें भी दे देता। चिंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ से नीचे आया और बोला, माफ करना गप्पू। मैंने सोचा, अगर मेरे पास सब गुब्बारे होंगे तो सब मुझे पसंद करेंगे। गप्पू मुस्कुराया और बोला, पसंद करने के लिए चीजें नहीं, अच्छा दिल चाहिए। चिंपू ने झोला वापस कर दिया। गप्पू ने उसे गले लगाया और कहा, अब से हम सब मिलकर गुब्बारों से खेलेंगे। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बन गया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।
और चिंपू भी अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। सीख: लालच से दोस्त नहीं बनते, मिल बांट कर रहना सबसे अच्छा होता है। भोलू एक बहुत ही नटखट और आलसी लड़का था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह मम्मी उठाती तो बहाने बनाने लगता, माँ पेट में दर्द है, आज बारिश आएगी। मेरी किताबें खुद ही भाग गईं, लेकिन मम्मी हर दिन उसकी चालाकी पकड़ लेती। एक दिन भोलू अपने पुराने सामान वाले बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुरानी रंग बिरंगी टोपी मिली। उसने वो टोपी पहन ली और मस्ती में आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी टोपी से आवाज आई, ओ भोलू, तू बड़ा ही आलसी निकला। भोलू चौंक पड़ा। टोपी बोल कैसे रही है? टोपी फिर बोली, मैं जादुई टोपी हूँ, जो सच है वो मुंह पर बोल देती हूँ। भोलू ने सोचा, वाह, अब तो इसका मजा आएगा। उसने टोपी पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला दिन मास्टर जी ने पूछा, भोलू होमवर्क किया? टोपी फट से बोल पड़ी, नहीं। भोलू तो कल मोबाइल पर कार्टून देख रहा था। पूरी क्लास हंसी में लोटपोट। भोलू शर्म से लाल। दूसरे दिन मम्मी ने पूछा, भोलू दूध पिया? टोपी फिर बोल पड़ी, नहीं। इसने दूध को पौधे में डाल दिया। मम्मी ने भोलू को घूरा। भोलू परेशान। अब भोलू ने सोचा, इस टोपी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो टोपी उतारकर बगीचे में छिपाने लगा, लेकिन टोपी बोली, अरे भाई, सच्चाई से भाग नहीं सकते। भोलू हार मान गया। उसने सोचा, जब टोपी हर बार मेरी पोल खोल देती है तो क्यों ना सही काम करना शुरू कर दूं। अब भोलू समय पर उठता, स्कूल जाता, होमवर्क करता और दूध भी पीता। मम्मी पापा हैरान। एक दिन मास्टर जी बोले, भोलू तुम तो बहुत सुधर गए। टोपी भी खुश होकर बोली, अब तो भोलू समझदार बन गया है। धीरे धीरे भोलू को बिना टोपी के भी सच बोलने और अच्छे काम करने में मजा आने लगा। उसने टोपी को अलमारी में रख दिया और कहा, अब मैं खुद ही अपनी सच्चाई का सामना करूंगा। टोपी मुस्कुराई और बोली, शाबाश भोलू। साहिल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। एक बार वह हिमाचल के एक छोटे से गांव में घूमने गया। वहां उसे एक पुरानी हवेली दिखी, बड़ी सुनसान और डरावनी। गांव वालों ने बताया, उस हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। साहिल तो जिज्ञासु था, डर नहीं लगता था उसे। उसने तय किया कि वहीं एक रात रुकेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों से पुरानी आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साहिल कैमरा लेकर घूमता रहा। फिर उसे वो आखिरी कमरा दिखा। दरवाजे पर ताला था, पर जंग लगा हुआ। ताले को थोड़ा सा झटका दिया और दरवाजा चर्रर करके खुल गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक शीशा और दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर एक आदमी की, जिसकी आंखें असल जैसी लग रही थीं। साहिल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और शीशा कांपने लगा। कमरे का तापमान गिर गया। तभी साहिल को एक आवाज सुनाई दी, तू क्यों आया? जिसको सबने भुला दिया वो लौटना नहीं चाहता। साहिल कांप गया। शीशे में देखा, वहां कोई खड़ा था जो पीछे नहीं था। वही आदमी जो तस्वीर में था। वो चीख पड़ा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था इसी कमरे में। अब हर आने वाले को वही डर दिखाता हूं जो मैंने सहा। कमरा फिर से थरथराने लगा। साहिल ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागा। अगली सुबह वो होश में आया, बिल्कुल जंगल में, हवेली से दूर। उसने कैमरा चेक किया, पर जो भी रिकॉर्ड किया था सब डिलीट था। सिर्फ एक फोटो बची थी, उस कमरे की तस्वीर, और उसके पीछे खड़ा वो शख्स। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक अजीब प्राणी रहता था, आधा इंसान और आधा राक्षस। उसकी लाल आंखें चमकती थी, नुकीले दांत थे और उसके हाथों में तेज नाखून थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग डर के कारण जंगल में जाने से बचते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का अर्जुन जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच बढ़ता गया, जब तक कि उसने एक गुफा नहीं देखी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह प्राणी अर्जुन को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि दुहक और अकेलापन झलक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम विक्रांत है। मैं आधा इंसान हूँ और आधा राक्षस। यह श्राप मुझे बचपन में ही मिला था। गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रांत खतरनाक नहीं था, बल्कि वह इंसानों से प्यार करता था। उसने गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कोई उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। तभी जंगल से एक जोरदार गरज सुनाई दी। विक्रांत गांव की रक्षा के लिए आ गया था। अपनी असाधारण शक्ति से उसने डाकुओं को भगा दिया। गांव वाले हैरान थे।
उन्होंने महसूस किया कि विक्रांत कोई राक्षस नहीं बल्कि उनका रक्षक था। उन्होंने उसे गले लगाया और पहली बार विक्रांत ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। तब से वह गांव का पहरेदार बन गया, आधा राक्षस होते हुए भी पूरी तरह इंसान। एक बड़े जंगल में एक प्यारा सा हाथी रहता था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू हाथी बहुत अच्छा और मिलनसार था, लेकिन उसके पास एक अनोखी चीज थी, रंग बिरंगे गुब्बारों का झोला। गप्पू रोज सुबह उठता और अपने झोले से तरह तरह के गुब्बारे निकालकर उन्हें फुलाता। कोई लाल, कोई नीला, कोई हरा तो कोई पीला। फिर वह सब जानवरों में बांट देता। सब जानवर बहुत खुश हो जाते। एक दिन जंगल में एक चालाक बंदर आया। उसका नाम था चिंपू। चिंपू ने देखा कि गप्पू के पास इतने सारे गुब्बारे हैं और सभी जानवर उसे पसंद करते हैं। चिंपू को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी ये गुब्बारे हों तो सब जानवर मुझे पसंद करेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, चिंपू चुपके से गप्पू के घर पहुंचा और उसके गुब्बारों का झोला उठा ले गया। सुबह जब गप्पू उठकर गुब्बारे फुलाने गया तो देखा कि झोला गायब है। वह बहुत उदास हो गया। सारे जानवर भी दुखी हो गए। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, देखो मेरे पास कितने गुब्बारे हैं। सबने ऊपर देखा, चिंपू बंदर गुब्बारों के साथ खेल रहा था। गप्पू ने नरम आवाज में कहा, चिंपू, गुब्बारे तो हम सब मिलकर बांटते हैं। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें भी दे देता। चिंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ से नीचे आया और बोला, माफ करना गप्पू। मैंने सोचा, अगर मेरे पास सब गुब्बारे होंगे तो सब मुझे पसंद करेंगे। गप्पू मुस्कुराया और बोला, पसंद करने के लिए चीजें नहीं, अच्छा दिल चाहिए। चिंपू ने झोला वापस कर दिया। गप्पू ने उसे गले लगाया और कहा, अब से हम सब मिलकर गुब्बारों से खेलेंगे। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बन गया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और चिंपू भी अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। सीख, लालच से दोस्त नहीं बनते, मिल बांट कर रहना सबसे अच्छा होता है। भोलू एक बहुत ही नटखट और आलसी लड़का था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह मम्मी उठाती तो बहाने बनाने लगता, माँ पेट में दर्द है, आज बारिश आएगी। मेरी किताबें खुद ही भाग गईं, लेकिन मम्मी हर दिन उसकी चालाकी पकड़ लेती। एक दिन भोलू अपने पुराने सामान वाले बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुरानी रंग बिरंगी टोपी मिली। उसने वो टोपी पहन ली और मस्ती में आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी टोपी से आवाज आई, ओ भोलू, तू बड़ा ही आलसी निकला। भोलू चौंक पड़ा। टोपी बोल कैसे रही है? टोपी फिर बोली, मैं जादुई टोपी हूँ, जो सच है वो मुंह पर बोल देती हूँ। भोलू ने सोचा, वाह, अब तो इसका मजा आएगा। उसने टोपी पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला दिन मास्टर जी ने पूछा, भोलू होमवर्क किया? टोपी फट से बोल पड़ी, नहीं। भोलू तो कल मोबाइल पर कार्टून देख रहा था। पूरी क्लास हंसी में लोटपोट। भोलू शर्म से लाल। दूसरे दिन मम्मी ने पूछा, भोलू दूध पिया? टोपी फिर बोल पड़ी, नहीं। इसने दूध को पौधे में डाल दिया। मम्मी ने भोलू को घूरा। भोलू परेशान। अब भोलू ने सोचा, इस टोपी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो टोपी उतारकर बगीचे में छिपाने लगा, लेकिन टोपी बोली, अरे भाई, सच्चाई से भाग नहीं सकते। भोलू हार मान गया। उसने सोचा, जब टोपी हर बार मेरी पोल खोल देती है तो क्यों ना सही काम करना शुरू कर दूं। अब भोलू समय पर उठता, स्कूल जाता, होमवर्क करता और दूध भी पीता। मम्मी पापा हैरान। एक दिन मास्टर जी बोले, भोलू तुम तो बहुत सुधर गए। टोपी भी खुश होकर बोली, अब तो भोलू समझदार बन गया है। धीरे धीरे भोलू को बिना टोपी के भी सच बोलने और अच्छे काम करने में मजा आने लगा। उसने टोपी को अलमारी में रख दिया और कहा, अब मैं खुद ही अपनी सच्चाई का सामना करूंगा। टोपी मुस्कुराई और बोली, शाबाश भोलू। साहिल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। एक बार वह हिमाचल के एक छोटे से गांव में घूमने गया। वहां उसे एक पुरानी हवेली दिखी, बड़ी सुनसान और डरावनी। गांव वालों ने बताया, उस हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। साहिल तो जिज्ञासु था, डर नहीं लगता था उसे। उसने तय किया कि वहीं एक रात रुकेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों से पुरानी आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साहिल कैमरा लेकर घूमता रहा।
फिर उसे वो आखिरी कमरा दिखा, दरवाजे पर ताला था पर जंग लगा हुआ। ताले को थोड़ा सा झटका दिया और दरवाजा चर्रर करके खुल गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक शीशा और दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर एक आदमी की जिसकी आंखें असल जैसी लग रही थीं। साहिल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और शीशा कांपने लगा। कमरे का तापमान गिर गया। तभी साहिल को एक आवाज सुनाई दी, तू क्यों आया? जिसको सबने भुला दिया वो लौटना नहीं चाहता। साहिल कांप गया। शीशे में देखा, वहां कोई खड़ा था जो पीछे नहीं था। वही आदमी जो तस्वीर में था। वो चीख पड़ा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था इसी कमरे में। अब हर आने वाले को वही डर दिखाता हूं जो मैंने सहा। कमरा फिर से थरथराने लगा। साहिल ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागा। अगली सुबह वो होश में आया, बिल्कुल जंगल में, हवेली से दूर। उसने कैमरा चेक किया पर जो भी रिकॉर्ड किया था सब डिलीट था। सिर्फ एक फोटो बची थी, उस कमरे की तस्वीर और उसके पीछे खड़ा वो शख्स। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक अजीब प्राणी रहता था, आधा इंसान और आधा राक्षस। उसकी लाल आंखें चमकती थी, नुकीले दांत थे और उसके हाथों में तेज नाखून थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग डर के कारण जंगल में जाने से बचते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का अर्जुन जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच बढ़ता गया जब तक कि उसने एक गुफा नहीं देखी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह प्राणी अर्जुन को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि दुहक और अकेलापन झलक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम विक्रांत है। मैं आधा इंसान हूँ और आधा राक्षस। यह श्राप मुझे बचपन में ही मिला था। गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रांत खतरनाक नहीं था, बल्कि वह इंसानों से प्यार करता था। उसने गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कोई उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। तभी जंगल से एक जोरदार गरज सुनाई दी। विक्रांत गांव की रक्षा के लिए आ गया था। अपनी असाधारण शक्ति से उसने डाकुओं को भगा दिया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि विक्रांत कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनका रक्षक था। उन्होंने उसे गले लगाया और पहली बार विक्रांत ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। तब से वह गांव का पहरेदार बन गया, आधा राक्षस होते हुए भी पूरी तरह इंसान। एक बड़े जंगल में एक प्यारा सा हाथी रहता था, जिसका नाम था गप्पू। गप्पू हाथी बहुत अच्छा और मिलनसार था, लेकिन उसके पास एक अनोखी चीज थी, रंग बिरंगे गुब्बारों का झोला। गप्पू रोज सुबह उठता और अपने झोले से तरह तरह के गुब्बारे निकालकर उन्हें फुलाता। कोई लाल, कोई नीला, कोई हरा तो कोई पीला। फिर वह सब जानवरों में बांट देता। सब जानवर बहुत खुश हो जाते। एक दिन जंगल में एक चालाक बंदर आया। उसका नाम था चिंपू। चिंपू ने देखा कि गप्पू के पास इतने सारे गुब्बारे हैं और सभी जानवर उसे पसंद करते हैं। चिंपू को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी ये गुब्बारे हों तो सब जानवर मुझे पसंद करेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, चिंपू चुपके से गप्पू के घर पहुंचा और उसके गुब्बारों का झोला उठा ले गया। सुबह जब गप्पू उठकर गुब्बारे फुलाने गया तो देखा कि झोला गायब है। वह बहुत उदास हो गया। सारे जानवर भी दुखी हो गए। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, देखो मेरे पास कितने गुब्बारे हैं। सबने ऊपर देखा, चिंपू बंदर गुब्बारों के साथ खेल रहा था। गप्पू ने नरम आवाज में कहा, चिंपू, गुब्बारे तो हम सब मिलकर बांटते हैं। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें भी दे देता। चिंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ से नीचे आया और बोला, माफ करना गप्पू। मैंने सोचा, अगर मेरे पास सब गुब्बारे होंगे तो सब मुझे पसंद करेंगे। गप्पू मुस्कुराया और बोला,
पसंद करने के लिए चीजें नहीं, अच्छा दिल चाहिए। चिंपू ने झोला वापस कर दिया। गप्पू ने उसे गले लगाया और कहा, अब से हम सब मिलकर गुब्बारों से खेलेंगे। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बन गया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और चिंपू भी अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। सीख: लालच से दोस्त नहीं बनते, मिल बांट कर रहना सबसे अच्छा होता है। भोलू एक बहुत ही नटखट और आलसी लड़का था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह मम्मी उठाती तो बहाने बनाने लगता, माँ पेट में दर्द है, आज बारिश आएगी। मेरी किताबें खुद ही भाग गईं, लेकिन मम्मी हर दिन उसकी चालाकी पकड़ लेती। एक दिन भोलू अपने पुराने सामान वाले बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुरानी रंग बिरंगी टोपी मिली। उसने वो टोपी पहन ली और मस्ती में आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी टोपी से आवाज आई, ओ भोलू, तू बड़ा ही आलसी निकला। भोलू चौंक पड़ा। टोपी बोल कैसे रही है? टोपी फिर बोली, मैं जादुई टोपी हूँ, जो सच है वो मुंह पर बोल देती हूँ। भोलू ने सोचा, वाह, अब तो इसका मजा आएगा। उसने टोपी पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला दिन मास्टर जी ने पूछा, भोलू होमवर्क किया? टोपी फट से बोल पड़ी, नहीं। भोलू तो कल मोबाइल पर कार्टून देख रहा था। पूरी क्लास हंसी में लोटपोट। भोलू शर्म से लाल। दूसरे दिन मम्मी ने पूछा, भोलू दूध पिया? टोपी फिर बोल पड़ी, नहीं। इसने दूध को पौधे में डाल दिया। मम्मी ने भोलू को घूरा। भोलू परेशान। अब भोलू ने सोचा, इस टोपी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो टोपी उतारकर बगीचे में छिपाने लगा, लेकिन टोपी बोली, अरे भाई, सच्चाई से भाग नहीं सकते। भोलू हार मान गया। उसने सोचा, जब टोपी हर बार मेरी पोल खोल देती है तो क्यों ना सही काम करना शुरू कर दूं। अब भोलू समय पर उठता, स्कूल जाता, होमवर्क करता और दूध भी पीता। मम्मी पापा हैरान। एक दिन मास्टर जी बोले, भोलू तुम तो बहुत सुधर गए। टोपी भी खुश होकर बोली, अब तो भोलू समझदार बन गया है। धीरे धीरे भोलू को बिना टोपी के भी सच बोलने और अच्छे काम करने में मजा आने लगा। उसने टोपी को अलमारी में रख दिया और कहा, अब मैं खुद ही अपनी सच्चाई का सामना करूंगा। टोपी मुस्कुराई और बोली, शाबाश भोलू। साहिल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। एक बार वह हिमाचल के एक छोटे से गांव में घूमने गया। वहां उसे एक पुरानी हवेली दिखी, बड़ी सुनसान और डरावनी। गांव वालों ने बताया, उस हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। साहिल तो जिज्ञासु था, डर नहीं लगता था उसे। उसने तय किया कि वहीं एक रात रुकेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों से पुरानी आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साहिल कैमरा लेकर घूमता रहा। फिर उसे वो आखिरी कमरा दिखा। दरवाजे पर ताला था, पर जंग लगा हुआ। ताले को थोड़ा सा झटका दिया और दरवाजा चर्रर करके खुल गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक शीशा और दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर एक आदमी की, जिसकी आंखें असल जैसी लग रही थीं। साहिल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और शीशा कांपने लगा। कमरे का तापमान गिर गया। तभी साहिल को एक आवाज सुनाई दी, तू क्यों आया? जिसको सबने भुला दिया वो लौटना नहीं चाहता। साहिल कांप गया। शीशे में देखा, वहां कोई खड़ा था जो पीछे नहीं था। वही आदमी जो तस्वीर में था। वो चीख पड़ा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था इसी कमरे में। अब हर आने वाले को वही डर दिखाता हूं जो मैंने सहा। कमरा फिर से थरथराने लगा। साहिल ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागा। अगली सुबह वो होश में आया, बिल्कुल जंगल में, हवेली से दूर। उसने कैमरा चेक किया, पर जो भी रिकॉर्ड किया था सब डिलीट था। सिर्फ एक फोटो बची थी, उस कमरे की तस्वीर, और उसके पीछे खड़ा वो शख्स। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक अजीब प्राणी रहता था, आधा इंसान और आधा राक्षस। उसकी लाल आंखें चमकती थी, नुकीले दांत थे और उसके हाथों में तेज नाखून थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग डर के कारण जंगल में जाने से बचते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का अर्जुन जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच बढ़ता गया, जब तक कि उसने एक गुफा नहीं देखी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह प्राणी अर्जुन को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि दुहक और अकेलापन झलक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम विक्रांत है। मैं आधा इंसान हूँ और आधा राक्षस। यह श्राप मुझे बचपन में ही मिला था। गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रांत खतरनाक नहीं था, बल्कि वह इंसानों से प्यार करता था।
उसने गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कोई उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। तभी जंगल से एक जोरदार गरज सुनाई दी। विक्रांत गांव की रक्षा के लिए आ गया था। अपनी असाधारण शक्ति से उसने डाकुओं को भगा दिया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि विक्रांत कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनका रक्षक था। उन्होंने उसे गले लगाया और पहली बार विक्रांत ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। तब से वह गांव का पहरेदार बन गया, आधा राक्षस होते हुए भी पूरी तरह इंसान। अरे निकाल कर उन्हें फुलाता, कोई लाल, कोई नीला, कोई हरा तो कोई पीला। फिर वह सब जानवरों में बांट देता। सब जानवर बहुत खुश हो जाते। एक दिन जंगल में एक चालाक बंदर आया। उसका नाम था चिंपू। चिंपू ने देखा कि गप्पू के पास इतने सारे गुब्बारे हैं और सभी जानवर उसे पसंद करते हैं। चिंपू को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी ये गुब्बारे हों तो सब जानवर मुझे पसंद करेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, चिंपू चुपके से गप्पू के घर पहुंचा और उसके गुब्बारों का झोला उठा ले गया। सुबह जब गप्पू उठकर गुब्बारे फुलाने गया तो देखा कि झोला गायब है। वह बहुत उदास हो गया। सारे जानवर भी दुखी हो गए। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, देखो मेरे पास कितने गुब्बारे हैं। सबने ऊपर देखा, चिंपू बंदर गुब्बारों के साथ खेल रहा था। गप्पू ने नरम आवाज में कहा, चिंपू, गुब्बारे तो हम सब मिलकर बांटते हैं। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें भी दे देता। चिंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ से नीचे आया और बोला, माफ करना गप्पू। मैंने सोचा, अगर मेरे पास सब गुब्बारे होंगे तो सब मुझे पसंद करेंगे। गप्पू मुस्कुराया और बोला, पसंद करने के लिए चीजें नहीं, अच्छा दिल चाहिए। चिंपू ने झोला वापस कर दिया। गप्पू ने उसे गले लगाया और कहा, अब से हम सब मिलकर गुब्बारों से खेलेंगे। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बन गया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और चिंपू भी अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। सीख, लालच से दोस्त नहीं बनते, मिल बांटकर रहना सबसे अच्छा होता है। भोलू एक बहुत ही नटखट और आलसी लड़का था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह मम्मी उठाती तो बहाने बनाने लगता, माँ पेट में दर्द है, आज बारिश आएगी। मेरी किताबें खुद ही भाग गईं, लेकिन मम्मी हर दिन उसकी चालाकी पकड़ लेती। एक दिन भोलू अपने पुराने सामान वाले बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुरानी रंग बिरंगी टोपी मिली। उसने वो टोपी पहन ली और मस्ती में आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी टोपी से आवाज आई, ओ भोलू, तू बड़ा ही आलसी निकला। भोलू चौंक पड़ा। टोपी बोल कैसे रही है? टोपी फिर बोली, मैं जादुई टोपी हूँ, जो सच है वो मुंह पर बोल देती हूँ। भोलू ने सोचा, वाह, अब तो इसका मजा आएगा। उसने टोपी पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला दिन मास्टर जी ने पूछा, भोलू होमवर्क किया? टोपी फट से बोल पड़ी, नहीं। भोलू तो कल मोबाइल पर कार्टून देख रहा था। पूरी क्लास हंसी में लोटपोट। भोलू शर्म से लाल। दूसरे दिन मम्मी ने पूछा, भोलू दूध पिया? टोपी फिर बोल पड़ी, नहीं। इसने दूध को पौधे में डाल दिया। मम्मी ने भोलू को घूरा। भोलू परेशान। अब भोलू ने सोचा, इस टोपी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो टोपी उतारकर बगीचे में छिपाने लगा, लेकिन टोपी बोली, अरे भाई, सच्चाई से भाग नहीं सकते। भोलू हार मान गया। उसने सोचा, जब टोपी हर बार मेरी पोल खोल देती है तो क्यों ना सही काम करना शुरू कर दूं। अब भोलू समय पर उठता, स्कूल जाता, होमवर्क करता और दूध भी पीता। मम्मी पापा हैरान। एक दिन मास्टर जी बोले, भोलू तुम तो बहुत सुधर गए। टोपी भी खुश होकर बोली, अब तो भोलू समझदार बन गया है। धीरे धीरे भोलू को बिना टोपी के भी सच बोलने और अच्छे काम करने में मजा आने लगा। उसने टोपी को अलमारी में रख दिया और कहा, अब मैं खुद ही अपनी सच्चाई का सामना करूंगा। टोपी मुस्कुराई और बोली, शाबाश भोलू। साहिल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। एक बार वह हिमाचल के एक छोटे से गांव में घूमने गया। वहां उसे एक पुरानी हवेली दिखी, बड़ी सुनसान और डरावनी। गांव वालों ने बताया, उस हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। साहिल तो जिज्ञासु था, डर नहीं लगता था उसे। उसने तय किया कि वहीं एक रात रुकेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों से पुरानी आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साहिल कैमरा लेकर घूमता रहा।
फिर उसे वो आखिरी कमरा दिखा, दरवाजे पर ताला था पर न लगा हुआ। ताले को थोड़ा सा झटका दिया और दरवाजा चर्रर करके खुल गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक शीशा और दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर एक आदमी की जिसकी आंखें असल जैसी लग रही थीं। साहिल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और शीशा कांपने लगा। कमरे का तापमान गिर गया। तभी साहिल को एक आवाज सुनाई दी, तू क्यों आया? जिसको सबने भुला दिया वो लौटना नहीं चाहता। साहिल कांप गया। शीशे में देखा, वहां कोई खड़ा था जो पीछे नहीं था। वही आदमी जो तस्वीर में था। वो चीख पड़ा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था इसी कमरे में। अब हर आने वाले को वही डर दिखाता हूं जो मैंने सहा। कमरा फिर से थरथराने लगा। साहिल ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागा। अगली सुबह वो होश में आया, बिल्कुल जंगल में, हवेली से दूर। उसने कैमरा चेक किया पर जो भी रिकॉर्ड किया था सब डिलीट था। सिर्फ एक फोटो बची थी, उस कमरे की तस्वीर और उसके पीछे खड़ा वो शख्स। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक अजीब प्राणी रहता था, आधा इंसान और आधा राक्षस। उसकी लाल आंखें चमकती थी, नुकीले दांत थे और उसके हाथों में तेज नाखून थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग डर के कारण जंगल में जाने से बचते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का अर्जुन जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच बढ़ता गया जब तक कि उसने एक गुफा नहीं देखी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह प्राणी अर्जुन को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि दुख और अकेलापन झलक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम विक्रांत है। मैं आधा इंसान हूँ और आधा राक्षस। यह श्राप मुझे बचपन में ही मिला था। गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रांत खतरनाक नहीं था, बल्कि वह इंसानों से प्यार करता था। उसने गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कोई उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। तभी जंगल से एक जोरदार गरज सुनाई दी। विक्रांत गांव की रक्षा के लिए आ गया था। अपनी असाधारण शक्ति से उसने डाकुओं को भगा दिया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि विक्रांत कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनका रक्षक था। उन्होंने उसे गले लगाया और पहली बार विक्रांत ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। तब से वह गांव का पहरेदार बन गया, आधा राक्षस होते हुए भी पूरी तरह इंसान। अरे निकाल कर उन्हें फुलाता, कोई लाल, कोई नीला, कोई हरा तो कोई पीला। फिर वह सब जानवरों में बांट देता। सब जानवर बहुत खुश हो जाते। एक दिन जंगल में एक चालाक बंदर आया। उसका नाम था चिंपू। चिंपू ने देखा कि गप्पू के पास इतने सारे गुब्बारे हैं और सभी जानवर उसे पसंद करते हैं। चिंपू को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी ये गुब्बारे हों तो सब जानवर मुझे पसंद करेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, चिंपू चुपके से गप्पू के घर पहुंचा और उसके गुब्बारों का झोला उठा ले गया। सुबह जब गप्पू उठकर गुब्बारे फुलाने गया तो देखा कि झोला गायब है। वह बहुत उदास हो गया। सारे जानवर भी दुखी हो गए। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, देखो मेरे पास कितने गुब्बारे हैं। सबने ऊपर देखा, चिंपू बंदर गुब्बारों के साथ खेल रहा था। गप्पू ने नरम आवाज में कहा, चिंपू, गुब्बारे तो हम सब मिलकर बांटते हैं। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें भी दे देता। चिंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ से नीचे आया और बोला, माफ करना गप्पू। मैंने सोचा, अगर मेरे पास सब गुब्बारे होंगे तो सब मुझे पसंद करेंगे। गप्पू मुस्कुराया और बोला, पसंद करने के लिए चीजें नहीं, अच्छा दिल चाहिए। चिंपू ने झोला वापस कर दिया। गप्पू ने उसे गले लगाया और कहा, अब से हम सब मिलकर गुब्बारों से खेलेंगे। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बन गया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।
और चिंपू भी अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। सीख, लालच से दोस्त नहीं बनते, मिल बांट कर रहना सबसे अच्छा होता है। भोलू एक बहुत ही नटखट और आलसी लड़का था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह मम्मी उठाती तो बहाने बनाने लगता, माँ पेट में दर्द है, आज बारिश आएगी। मेरी किताबें खुद ही भाग गईं, लेकिन मम्मी हर दिन उसकी चालाकी पकड़ लेती। एक दिन भोलू अपने पुराने सामान वाले बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुरानी रंग बिरंगी टोपी मिली। उसने वो टोपी पहन ली और मस्ती में आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी टोपी से आवाज आई, ओ भोलू, तू बड़ा ही आलसी निकला। भोलू चौंक पड़ा। टोपी बोल कैसे रही है? टोपी फिर बोली, मैं जादुई टोपी हूँ, जो सच है वो मुंह पर बोल देती हूँ। भोलू ने सोचा, वाह, अब तो इसका मजा आएगा। उसने टोपी पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला दिन मास्टर जी ने पूछा, भोलू होमवर्क किया? टोपी फट से बोल पड़ी, नहीं। भोलू तो कल मोबाइल पर कार्टून देख रहा था। पूरी क्लास हंसी में लोटपोट। भोलू शर्म से लाल। दूसरे दिन मम्मी ने पूछा, भोलू दूध पिया? टोपी फिर बोल पड़ी, नहीं। इसने दूध को पौधे में डाल दिया। मम्मी ने भोलू को घूरा। भोलू परेशान। अब भोलू ने सोचा, इस टोपी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो टोपी उतारकर बगीचे में छिपाने लगा, लेकिन टोपी बोली, अरे भाई, सच्चाई से भाग नहीं सकते। भोलू हार मान गया। उसने सोचा, जब टोपी हर बार मेरी पोल खोल देती है तो क्यों ना सही काम करना शुरू कर दूं। अब भोलू समय पर उठता, स्कूल जाता, होमवर्क करता और दूध भी पीता। मम्मी पापा हैरान। एक दिन मास्टर जी बोले, भोलू तुम तो बहुत सुधर गए। टोपी भी खुश होकर बोली, अब तो भोलू समझदार बन गया है। धीरे धीरे भोलू को बिना टोपी के भी सच बोलने और अच्छे काम करने में मजा आने लगा। उसने टोपी को अलमारी में रख दिया और कहा, अब मैं खुद ही अपनी सच्चाई का सामना करूंगा। टोपी मुस्कुराई और बोली, शाबाश भोलू। साहिल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। एक बार वह हिमाचल के एक छोटे से गांव में घूमने गया। वहां उसे एक पुरानी हवेली दिखी, बड़ी सुनसान और डरावनी। गांव वालों ने बताया, उस हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। साहिल तो जिज्ञासु था, डर नहीं लगता था उसे। उसने तय किया कि वहीं एक रात रुकेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों से पुरानी आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साहिल कैमरा लेकर घूमता रहा। फिर उसे वो आखिरी कमरा दिखा। दरवाजे पर ताला था, पर जंग लगा हुआ। ताले को थोड़ा सा झटका दिया और दरवाजा चर्रर करके खुल गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक शीशा और दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर एक आदमी की, जिसकी आंखें असल जैसी लग रही थीं। साहिल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और शीशा कांपने लगा। कमरे का तापमान गिर गया। तभी साहिल को एक आवाज सुनाई दी, तू क्यों आया? जिसको सबने भुला दिया वो लौटना नहीं चाहता। साहिल कांप गया। शीशे में देखा, वहां कोई खड़ा था जो पीछे नहीं था। वही आदमी जो तस्वीर में था। वो चीख पड़ा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था इसी कमरे में। अब हर आने वाले को वही डर दिखाता हूं जो मैंने सहा। कमरा फिर से थरथराने लगा। साहिल ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागा। अगली सुबह वो होश में आया, बिल्कुल जंगल में, हवेली से दूर। उसने कैमरा चेक किया, पर जो भी रिकॉर्ड किया था सब डिलीट था। सिर्फ एक फोटो बची थी, उस कमरे की तस्वीर और उसके पीछे खड़ा वो शख्स। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक अजीब प्राणी रहता था, आधा इंसान और आधा राक्षस। उसकी लाल आंखें चमकती थी, नुकीले दांत थे और उसके हाथों में तेज नाखून थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग डर के कारण जंगल में जाने से बचते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का अर्जुन जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच बढ़ता गया, जब तक कि उसने एक गुफा नहीं देखी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह प्राणी अर्जुन को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि दुहक और अकेलापन झलक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम विक्रांत है। मैं आधा इंसान हूँ और आधा राक्षस। यह श्राप मुझे बचपन में ही मिला था। गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रांत खतरनाक नहीं था, बल्कि वह इंसानों से प्यार करता था। उसने गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कोई उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। तभी जंगल से एक जोरदार गरज सुनाई दी। विक्रांत गांव की रक्षा के लिए आ गया था। अपनी असाधारण शक्ति से उसने डाकुओं को भगा दिया। गांव वाले हैरान थे।
उन्होंने महसूस किया कि विक्रांत कोई राक्षस नहीं बल्कि उनका रक्षक था। उन्होंने उसे गले लगाया और पहली बार विक्रांत ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। तब से वह गांव का पहरेदार बन गया, आधा राक्षस होते हुए भी पूरी तरह इंसान। डराया। उसका नाम था चिंपू। चिंपू ने देखा कि गप्पू के पास इतने सारे गुब्बारे हैं और सभी जानवर उसे पसंद करते हैं। चिंपू को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी ये गुब्बारे हों तो सब जानवर मुझे पसंद करेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, चिंपू चुपके से गप्पू के घर पहुंचा और उसके गुब्बारों का झोला उठा ले गया। सुबह जब गप्पू उठकर गुब्बारे फुलाने गया तो देखा कि झोला गायब है। वह बहुत उदास हो गया। सारे जानवर भी दुखी हो गए। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, देखो मेरे पास कितने गुब्बारे हैं। सबने ऊपर देखा, चिंपू बंदर गुब्बारों के साथ खेल रहा था। गप्पू ने नरम आवाज में कहा, चिंपू, गुब्बारे तो हम सब मिलकर बांटते हैं। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें भी दे देता। चिंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ से नीचे आया और बोला, माफ करना गप्पू। मैंने सोचा, अगर मेरे पास सब गुब्बारे होंगे तो सब मुझे पसंद करेंगे। गप्पू मुस्कुराया और बोला, पसंद करने के लिए चीजें नहीं, अच्छा दिल चाहिए। चिंपू ने झोला वापस कर दिया। गप्पू ने उसे गले लगाया और कहा, अब से हम सब मिलकर गुब्बारों से खेलेंगे। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बन गया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और चिंपू भी अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। सीख, लालच से दोस्त नहीं बनते, मिल बांटकर रहना सबसे अच्छा होता है। भोलू एक बहुत ही नटखट और आलसी लड़का था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह मम्मी उठाती तो बहाने बनाने लगता, माँ पेट में दर्द है, आज बारिश आएगी। मेरी किताबें खुद ही भाग गईं, लेकिन मम्मी हर दिन उसकी चालाकी पकड़ लेती। एक दिन भोलू अपने पुराने सामान वाले बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुरानी रंग बिरंगी टोपी मिली। उसने वो टोपी पहन ली और मस्ती में आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी टोपी से आवाज आई, ओ भोलू, तू बड़ा ही आलसी निकला। भोलू चौंक पड़ा। टोपी बोल कैसे रही है? टोपी फिर बोली, मैं जादुई टोपी हूँ, जो सच है वो मुंह पर बोल देती हूँ। भोलू ने सोचा, वाह, अब तो इसका मजा आएगा। उसने टोपी पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला दिन मास्टर जी ने पूछा, भोलू होमवर्क किया? टोपी फट से बोल पड़ी, नहीं। भोलू तो कल मोबाइल पर कार्टून देख रहा था। पूरी क्लास हंसी में लोटपोट। भोलू शर्म से लाल। दूसरे दिन मम्मी ने पूछा, भोलू दूध पिया? टोपी फिर बोल पड़ी, नहीं। इसने दूध को पौधे में डाल दिया। मम्मी ने भोलू को घूरा। भोलू परेशान। अब भोलू ने सोचा, इस टोपी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो टोपी उतारकर बगीचे में छिपाने लगा, लेकिन टोपी बोली, अरे भाई, सच्चाई से भाग नहीं सकते। भोलू हार मान गया। उसने सोचा, जब टोपी हर बार मेरी पोल खोल देती है तो क्यों ना सही काम करना शुरू कर दूं। अब भोलू समय पर उठता, स्कूल जाता, होमवर्क करता और दूध भी पीता। मम्मी पापा हैरान। एक दिन मास्टर जी बोले, भोलू तुम तो बहुत सुधर गए। टोपी भी खुश होकर बोली, अब तो भोलू समझदार बन गया है। धीरे धीरे भोलू को बिना टोपी के भी सच बोलने और अच्छे काम करने में मजा आने लगा। उसने टोपी को अलमारी में रख दिया और कहा, अब मैं खुद ही अपनी सच्चाई का सामना करूंगा। टोपी मुस्कुराई और बोली, शाबाश भोलू। साहिल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। एक बार वह हिमाचल के एक छोटे से गांव में घूमने गया। वहां उसे एक पुरानी हवेली दिखी, बड़ी सुनसान और डरावनी। गांव वालों ने बताया, उस हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। साहिल तो जिज्ञासु था, डर नहीं लगता था उसे। उसने तय किया कि वहीं एक रात रुकेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों से पुरानी आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साहिल कैमरा लेकर घूमता रहा। फिर उसे वो आखिरी कमरा दिखा। दरवाजे पर ताला था, पर जंग लगा हुआ। ताले को थोड़ा सा झटका दिया और दरवाजा चर्रर करके खुल गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक शीशा और दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर एक आदमी की, जिसकी आंखें असल जैसी लग रही थीं। साहिल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और शीशा कांपने लगा। कमरे का तापमान गिर गया। तभी साहिल को एक आवाज सुनाई दी, तू क्यों आया? जिसको सबने भुला दिया वो लौटना नहीं चाहता। साहिल कांप गया।
शीशे में देखा, वहां कोई खड़ा था जो पीछे नहीं था। वही आदमी जो तस्वीर में था। वो चीख पड़ा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था इसी कमरे में। अब हर आने वाले को वही डर दिखाता हूं जो मैंने सहा। कमरा फिर से थरथराने लगा। साहिल ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागा। अगली सुबह वो होश में आया, बिल्कुल जंगल में, हवेली से दूर। उसने कैमरा चेक किया, पर जो भी रिकॉर्ड किया था सब डिलीट था। सिर्फ एक फोटो बची थी, उस कमरे की तस्वीर, और उसके पीछे खड़ा वो शख्स। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक अजीब प्राणी रहता था, आधा इंसान और आधा राक्षस। उसकी लाल आंखें चमकती थी, नुकीले दांत थे और उसके हाथों में तेज नाखून थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग डर के कारण जंगल में जाने से बचते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का अर्जुन जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच बढ़ता गया, जब तक कि उसने एक गुफा नहीं देखी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह प्राणी अर्जुन को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि दुहक और अकेलापन झलक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम विक्रांत है। मैं आधा इंसान हूँ और आधा राक्षस। यह श्राप मुझे बचपन में ही मिला था। गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रांत खतरनाक नहीं था, बल्कि वह इंसानों से प्यार करता था। उसने गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कोई उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। तभी जंगल से एक जोरदार गरज सुनाई दी। विक्रांत गांव की रक्षा के लिए आ गया था। अपनी असाधारण शक्ति से उसने डाकुओं को भगा दिया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि विक्रांत कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनका रक्षक था। उन्होंने उसे गले लगाया और पहली बार विक्रांत ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। तब से वह गांव का पहरेदार बन गया, आधा राक्षस होते हुए भी पूरी तरह इंसान। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी ये गुब्बारे हों तो सब जानवर मुझे पसंद करेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, चिंपू चुपके से गप्पू के घर पहुंचा और उसके गुब्बारों का झोला उठा ले गया। सुबह जब गप्पू उठकर गुब्बारे फुलाने गया तो देखा कि झोला गायब है। वह बहुत उदास हो गया। सारे जानवर भी दुखी हो गए। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आई, देखो मेरे पास कितने गुब्बारे हैं। सबने ऊपर देखा, चिंपू बंदर गुब्बारों के साथ खेल रहा था। गप्पू ने नरम आवाज में कहा, चिंपू, गुब्बारे तो हम सब मिलकर बांटते हैं। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें भी दे देता। चिंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ से नीचे आया और बोला, माफ करना गप्पू। मैंने सोचा अगर मेरे पास सब गुब्बारे होंगे तो सब मुझे पसंद करेंगे। गप्पू मुस्कुराया और बोला, पसंद करने के लिए चीजें नहीं, अच्छा दिल चाहिए। चिंपू ने झोला वापस कर दिया। गप्पू ने उसे गले लगाया और कहा, अब से हम सब मिलकर गुब्बारों से खेलेंगे। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बन गया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और चिंपू भी अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। सीख, लालच से दोस्त नहीं बनते, मिल बांटकर रहना सबसे अच्छा होता है। भोलू एक बहुत ही नटखट और आलसी लड़का था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह मम्मी उठाती तो बहाने बनाने लगता, माँ पेट में दर्द है, आज बारिश आएगी। मेरी किताबें खुद ही भाग गईं, लेकिन मम्मी हर दिन उसकी चालाकी पकड़ लेती। एक दिन भोलू अपने पुराने सामान वाले बक्से में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुरानी रंग बिरंगी टोपी मिली। उसने वो टोपी पहन ली और मस्ती में आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी टोपी से आवाज आई, ओ भोलू, तू बड़ा ही आलसी निकला। भोलू चौंक पड़ा। टोपी बोल कैसे रही है? टोपी फिर बोली, मैं जादुई टोपी हूँ, जो सच है वो मुंह पर बोल देती हूँ। भोलू ने सोचा, वाह, अब तो इसका मजा आएगा। उसने टोपी पहनकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला दिन मास्टर जी ने पूछा, भोलू होमवर्क किया? टोपी फट से बोल पड़ी, नहीं। भोलू तो कल मोबाइल पर कार्टून देख रहा था। पूरी क्लास हंसी में लोटपोट। भोलू शर्म से लाल। दूसरे दिन मम्मी ने पूछा, भोलू दूध पिया? टोपी फिर बोल पड़ी, नहीं। इसने दूध को पौधे में डाल दिया। मम्मी ने भोलू को घूरा। भोलू परेशान।
अब भोलू ने सोचा इस टोपी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो टोपी उतारकर बगीचे में छिपाने लगा, लेकिन टोपी बोली, अरे भाई, सच्चाई से भाग नहीं सकते। भोलू हार मान गया। उसने सोचा जब टोपी हर बार मेरी पोल खोल देती है तो क्यों ना सही काम करना शुरू कर दूं। अब भोलू समय पर उठता, स्कूल जाता, होमवर्क करता और दूध भी पीता। मम्मी पापा हैरान। एक दिन मास्टर जी बोले, भोलू तुम तो बहुत सुधर गए। टोपी भी खुश होकर बोली, अब तो भोलू समझदार बन गया है। धीरे धीरे भोलू को बिना टोपी के भी सच बोलने और अच्छे काम करने में मजा आने लगा। उसने टोपी को अलमारी में रख दिया और कहा, अब मैं खुद ही अपनी सच्चाई का सामना करूंगा। टोपी मुस्कुराई और बोली, शाबाश भोलू। साहिल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। एक बार वह हिमाचल के एक छोटे से गांव में घूमने गया। वहां उसे एक पुरानी हवेली दिखी, बड़ी, सुनसान और डरावनी। गांव वालों ने बताया, उस हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। साहिल तो जिज्ञासु था, डर नहीं लगता था उसे। उसने तय किया कि वहीं एक रात रुकेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों से पुरानी आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साहिल कैमरा लेकर घूमता रहा। फिर उसे वो आखिरी कमरा दिखा। दरवाजे पर ताला था, पर न लगा हुआ। ताले को थोड़ा सा झटका दिया और दरवाजा चर्रर करके खुल गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक शीशा और दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर एक आदमी की, जिसकी आंखें असल जैसी लग रही थीं। साहिल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली और शीशा कांपने लगा। कमरे का तापमान गिर गया। तभी साहिल को एक आवाज सुनाई दी, तू क्यों आया? जिसको सबने भुला दिया वो लौटना नहीं चाहता। साहिल कांप गया। शीशे में देखा, वहां कोई खड़ा था जो पीछे नहीं था। वही आदमी जो तस्वीर में था। वो चीख पड़ा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था इसी कमरे में। अब हर आने वाले को वही डर दिखाता हूं जो मैंने सहा। कमरा फिर से थरथराने लगा। साहिल ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागा। अगली सुबह वो होश में आया, बिल्कुल जंगल में, हवेली से दूर। उसने कैमरा चेक किया, पर जो भी रिकॉर्ड किया था सब डिलीट था। सिर्फ एक फोटो बची थी, उस कमरे की तस्वीर, और उसके पीछे खड़ा वो शख्स। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक अजीब प्राणी रहता था, आधा इंसान और आधा राक्षस। उसकी लाल आंखें चमकती थी, नुकीले दांत थे और उसके हाथों में तेज नाखून थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग डर के कारण जंगल में जाने से बचते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का अर्जुन जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच बढ़ता गया, जब तक कि उसने एक गुफा नहीं देखी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। वह प्राणी अर्जुन को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि दुख और अकेलापन झलक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम विक्रांत है। मैं आधा इंसान हूँ और आधा राक्षस। यह श्राप मुझे बचपन में ही मिला था। गांव वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रांत खतरनाक नहीं था, बल्कि वह इंसानों से प्यार करता था। उसने गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कोई उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। तभी जंगल से एक जोरदार गरज सुनाई दी। विक्रांत गांव की रक्षा के लिए आ गया था। अपनी असाधारण शक्ति से उसने डाकुओं को भगा दिया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि विक्रांत कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनका रक्षक था। उन्होंने उसे गले लगाया और पहली बार विक्रांत ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। तब से वह गांव का पहरेदार बन गया, आधा राक्षस होते हुए भी पूरी तरह इंसान।